हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती माय डियर फ्रेंड्स, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलम। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टोर अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टोर डिपार्टमेंट में जो होता है वो अकाउंट्स के जितने सारे गुड्स हैं रेलवे के अंतर्गत, तो उन सारे गुड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर किया जाता है, देन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफिशियली। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ कमिंग अपेंडिक्स 3 और एलडीसी 30% का जो एग्जामिनेशन है, तो उसके रिगार्डिंग अकाउंट्स जो स्टोर अकाउंट्स है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं रिगार्डिंग अपेंडिक्स 3 और एलडीसी 30%। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट टू एंड बने रहिए और देखते हैं कि कौन कौन सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Friends, let's begin. Store accounts and question number first. And question number first is, in store bills advance payment कैन बी मेड अप टू। यानी डियर फ्रेंड्स बोल रहा है कि स्टोर बिल्स में एडवांस पेमेंट कैन बी मेड अप टू, यानी एडवांस पेमेंट स्टोर बिल्स के मैटर में कितना परसेंट तक एडवांस पेमेंट किया जा सकता है स्टोर बिल्स के रिगार्डिंग। तो 98% स्टोर बिल्स के रिगार्डिंग एडवांस पेमेंट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ बिल्स सेक्शन डील्स विथ, यानी आरओ बिल्स जो सेक्शन होता है वो डील्स विथ करता है किसके साथ, तो बैलेंस पेमेंट आफ्टर कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, सेकेंड है पेमेंट ऑफ 100% बिल, एंड थर्ड वन है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी आरओ बिल्स सेक्शन डील्स करता है बैलेंस पेमेंट आफ्टर कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ मटेरियल और पेमेंट ऑफ 100% बिल, यानी दोनों ही कंडीशन में आरओ बिल सेक्शन डील्स करता है इन दोनों मैटर को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टॉक वेरिफिकेशन बाय अकाउंट्स रेफर्स टू, यानी स्टॉक का जो वेरीफाई किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो रेफर्स करता है किस चीज़ को, तो वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक विस बुक बैलेंस डन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टॉक वेरीफायर, है ना। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक वेरिफिकेशन जो अकाउंट्स के द्वारा किया जाता है वो रेफर्स करता है वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक विश यानी मतलब फेस टू फेस बुक बैलेंस डन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टॉक सॉरी वेरीफायर्स। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ स्टॉक वेरिफिकेशन इशूज ए स्टॉक सीट, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान जो स्टॉक वेरीफायर इशू ए स्टॉक सीट इशू करता है, स्टॉक वेरीफायर जो होता है वो एक स्टॉक सीट इशू करता है। वो जो सीट इशू करता है वो एक्चुअली में किस पर्पज से होता है, व्हेन यू फाइंड शॉर्टेज या व्हेन यू फाइंड एक्सेस एंड सी आइदर ऑफ द एबव, यानी दोनों ही कंडीशन में आइदर ऑफ द एबव। व्हेन यू यदि स्टॉक वेरीफायर जो होता है यदि उसे लगे कि स्टॉक में शॉर्टेज है या स्टॉक एक्सेस है, तो दोनों ही कंडीशन में सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत कुछ खराब है, तो दोनों ही कंडीशन में स्टॉक वेरीफायर स्टॉक सीट इशू करता है। कब, जब स्टॉक का शॉर्टेज हो या फिर स्टॉक का एक्सेस हो, दोनों ही कंडीशन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि ए रिपोर्ट बाय एन ISA या ASV डिटेलिंग प्रोसीड्यूरल irregularities in the maintenance of stock is called, क्या कहलाता है यदि स्टॉक के मेंटेनेंस में इरेगुलरिटीज आ जाए यानी अनियमितता आ जाए
तो जो एक ISA या ASB के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, तो उस रिपोर्ट को बोलते हैं नैरेटिव रिपोर्ट। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि ए शॉर्टेज फाउंड ड्यूरिंग अ स्टॉक वेरिफिकेशन इज, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान जो शॉर्टेज पाया जाता है तो वो क्या होता है, रिकवर्ड फ्रॉम द स्टॉक होल्डर, यानी स्टॉक होल्डर के द्वारा उसे, यानी स्टॉक होल्डर से उसे रिकवर किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि बैलेंस सेल वैल्यू इज अ टर्म इन ऑक्शन दैट रेफर्स टू, यानी बैलेंस सेल वैल्यू इन ए टर्म इन ऑक्शन, यानी नीलामी के दौरान जो सेल वैल्यू बैलेंस होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, तो बैलेंस पेमेंट टू बी मेड आफ्टर विनिंग द बीड मीन्स बोली, एंड बैलेंस पेमेंट दैट हैज़ टू बी मेड विद इन 40 डेज ऑफ द बीड, यानी बीड के 40 डेज के अंदर बैलेंस पेमेंट अधिक कर दिया जाता है। बैलेंस पेमेंट हैज़ टू मेड विद इन 40 डेज ऑफ द बीड, तो बैलेंस सेल वैल्यू इज ए टर्म इन ऑक्शन दैट रेफर्स टू, एक्चुअली में जो सेल वैल्यू होता है बैलेंस सेल वैल्यू वो इन ए टर्म इन ऑक्शन, नीलामी के रिगार्डिंग में जो रेफर किया जाता है इस वर्ड को, तो वो एक्चुअली में क्या है कि बैलेंस पेमेंट टू बी मेड आफ्टर विनिंग द बीड, यानी विनिंग द बीड यानी बोली को विनिंग द बीड यानी बोली को जो जीत लेता है, यानी जिसकी बोली पास हो जाती है, जिसका मतलब जो बीड का दावेदार हो जाता है, तो बैलेंस पेमेंट टू बी मेड आफ्टर विनिंग द बीड, एक तो कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि बैलेंस पेमेंट दैट हैज टू बी मेड विद इन 40 डेज ऑफ द बीड, यानी बीड के विद इन 40 डेज यदि कर दिया जाता है बोली बीड के 40 डेज के अंतर्गत, तो बैलेंस पेमेंट हैज़ टू बी मेड। ओके, दोनों ही कंडीशन में बैलेंस सेल वैल्यू का ये जो टर्म है वो रेफर्स करता है। एंड नेक्स्ट है कि रिवर्स ऑक्शन इज अ टर्म यूज टू मीन, यानी रिवर्स ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स बेसिकली क्या होता है, नीलामी होता है, यानी स्टोर अकाउंट्स में जिसे कोई गुड्स है तो उसका ऑक्शन किया जाता है, नीलामी किया जाता है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स ऑक्शन इज अ टर्म यूज टू मीन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिड्स ऑफ रेलवे सप्लायर्स ड्यूरिंग परचेज ऑफ मटेरियल इन IREPS। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है IREPS, यानी इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। ये एक्चुअली में क्या है, तो ये ऑनलाइन रेलवे का वेबसाइट है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये लेखा जोखा किया जाता है IREPS वेबसाइट पर, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कि बिड्स ऑफ रेलवे सप्लायर ड्यूरिंग परचेज ऑफ मटेरियल इन IREPS। ओके, चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ऑक्शन हैपेंस व्हेन रेलवे सेल्स स्क्रैप, रिवर्स ऑक्शन हैपेंस, यानी ई ऑक्शन कब हैपेंस होता है, तो व्हेन रेलवे सेल्स स्क्रैप, जब रेलवे स्क्रैप को सेल करता है, तो रिवर्स ऑक्शन जो होता है वो क्या होता है कि व्हेन रेलवे काउंटर्स सप्लायर्स बिड्स, है ना, यानी व्हेन रेलवे काउंटर सप्लायर बिड्स, तो ई ऑक्शन हैपेंस, तो उस समय मतलब ई ऑक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि व्हेन डज रेलवेज यूज ए 2 पैकेट सिस्टम फॉर परचेज, यानी रेलवे जो है 2 पैकेटिंग सिस्टम जो होता है तो परचेज के लिए वो कब यूज करता है, व्हेन द सॉरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, व्हेन द परचेज वैल्यू इज़ मोर देन 50 लाख, यानी परचेज वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तब जो रेलवे 2 पैकेट सिस्टम का यूज करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ए 2 पैकेट सिस्टम ऑफ परचेज इंश्योर दैट, 2 पैकेट सिस्टम क्या, परचेज करने के लिए जो 2 पैकेट सिस्टम जो पद्धति है उसको जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो बेसिकली क्या इंश्योर करता है,
तो वो द टेंडर कमिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द प्राइस बिड। एंड नेक्स्ट वन है कि द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर्स इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडर्स। यानी दोनों ही कंडीशन में टू पैकेटिंग सिस्टम जो परचेज के लिए यूज किया जाता है वो इस बात का इंश्योर करता है कि जो टेंडर कमिटी होगा इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द प्राइस बिड, और दूसरा है कि द टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऑफ द टेंडर्स इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टेंडर्स। यानी किसी भी टेंडर का सिलेक्शन के लिए जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो है टेंडर्स का टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडरिंग मीन्स, यानी टेंडर में जो टू पैकेट सिस्टम जो वर्ड इस्तेमाल होता है एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है। तो उसका जो मीनिंग है वो है कि देर आर टू स्टेजेज ऑफ इवेल्युएशन, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल। यानी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल ये दो स्टेज है जहाँ पर उसको एवेल्युएट करना रहता है, और दूसरा जो है कि द टेक्निकल बिड इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। यानी टू पैकेजिंग सिस्टम में दो स्टेज होता है इवेल्युएट करने का, एक टेक्निकल और दूसरा फाइनेंशियल। अब इस दोनों में भी जो टेक्निकल बिड होते हैं उसको इवेल्युएट पहले किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। राइट आंसर ई हो जाएगा ए एंड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन मटेरियल इंटर्स स्टॉक द अकाउंटिंग एंट्री इज। कह रहा है कि व्हेन मटेरियल इंटर्स स्टॉक द अकाउंटिंग एंट्री इज, तो स्टॉक डेबिट, परचेज, सस्पेंस क्रेडिट, ये सारे टर्म उसमें यूज होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच यानी प्लान हेड 71 कंटेन्स। प्लान हेड जो 71 है वो क्या कंटेन करता है, तो ऑल स्टॉक इंक्लूडिंग सस्पेंसेस। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 कि पीएच यानी प्लान हेड 72 कंटेन्स, तो WMS, यू नो WMS वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। ओके, WMS। तो प्लान हेड जो 72 है वो बेसिकली WMS से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है कि परचेज ऑफ HSD ऑयल। आप देखिए HSD ऑयल यानी हाई स्पीड डीजल ऑयल, जो कि ट्रेन में यूज किया जाता है। हाई स्पीड डीजल जो ऑयल होता है, तो उसका परचेज करने के लिए जो प्रोवाइडेड फॉर अंडर प्लानेट 71। यानी इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्लानेट्स जो 71 है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो वो है HSD ऑयल से, यानी हाई स्पीड डीजल ऑयल से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। व्हेन फ्यूल बिल्स आर पास्ड द बेसिक प्राइस एंड टैक्स आर चार्ज टू। कहता है व्हेन फ्यूल बिल्स आर पास्ड, जब फ्यूल बिल्स को पास कर दिया जाता है तो जो बेसिक प्राइस होता है एंड टैक्स होता है आर चार्ज टू, किस पर चार्ज किया जाता है, तो फ्यूल सस्पेंस यानी प्लान हेड 71 एंड डिमांड 10 रेस्पेक्टिवली। यानी डिमांड नंबर 10 एंड फ्यूल सस्पेंस यानी प्लान हेड 71 यानी रेस्पेक्टिवली, इसी को वो रेफर्स करता है इस पर, यानी वो चार्ज किया जाता है। यानी उसका जो भी बेसिक प्राइस होता है, टैक्स होता है फ्यूल का, तो वो प्लान हेड 71 और डिमांड नंबर 10 को रिस्पेक्टिवली उसमें ही चार्ज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 के इन फ्यूल अकाउंटिंग ए जोनल रेलवे रिसीव्स। अब फ्यूल अकाउंटिंग में जोनल रेलवे क्या रिसीव करता है, तो ये रिसीव करता है डेबिट फॉर इट्स लोकोज फ्यूल्ड इन अदर रेलवेज एंड क्रेडिट्स फॉर माइल्स अर्नड बाय इट्स लोको। कहने का सेंस ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि लोको कहने का मतलब हुआ जो ट्रेन का जो इंजन होता है ना, बेसिकली उसको लोको बोला जाता है। कि क्रेडिट फॉर माइल्स अर्न यानी कितने माइल वो अर्न किया, यानी कितने किलोमीटर वो रनिंग किया बाय इट्स लोको, इस लोको के द्वारा जिसमें फ्यूल भरा गया था। यानी फ्यूल अकाउंटिंग में बेसिकली एक जो रेलवे जो जोनल रेलवे रिसीव करता है
वो यही रिसीव करता है। डेबिट फॉर इट्स लोको फ्यूल्ड इन अदर रेलवेज एंड क्रेडिट फॉर माइल्स अर्न बाई इट्स लोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को देखते हैं कि डेबिट बैलेंस इन परचेज सस्पेंस इंडिकेट्स, यानी परचेज सस्पेंस में जो डेबिट बैलेंस होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? तो बिल्स पेड बट मटेरियल नॉट रिसीव्ड, यानी बिल पेड कर दिया गया लेकिन मटेरियल को रिसीव ही नहीं किया। तो वैसे स्थिति में जो डेबिट बैलेंस होता है यानी परचेज में, वो सस्पेंस जो होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि बिल्स तो पेड कर दिया गया बट मटेरियल नॉट रिसीव्ड, मटेरियल रिसीव्ड नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि क्रेडिट बैलेंस इन परचेज सस्पेंस इंडिकेट्स। अभी देखिए डेबिट बैलेंस देखिए, अभी ये क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस जो इन परचेज सस्पेंस क्या इंडिकेट करता है? मटेरियल रिसीव्ड बट बिल्स नॉट पेड, यानी इसका जस्ट वाइस वर्सा है कि क्रेडिट बैलेंस में होता है कि मटेरियल तो रिसीव कर लिया गया बट बिल्स नॉट पेड। और जो यहाँ डेबिट बैलेंस में जो देखे थे कि डेबिट बैलेंस इन परचेज सस्पेंस इंडिकेट बिल्स पेड बट मटेरियल नॉट रिसीव्ड, तो आंसर आपका बी सही है। और क्रेडिट बैलेंस में क्या हो गया? मटेरियल रिसीव्ड हो गया बट बिल्स नॉट पेड, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेल्स सस्पेंस इज क्रेडिटेड व्हेन परचेजर डिपॉजिट मनी, यानी जो परचेजर है, परचेज करने वाला है, वो मनी डिपॉजिट करता है तो सेल्स सस्पेंस क्रेडिटेड हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोर बजट इज ए डिराइव्ड बजट बिकॉज। एक्चुअली में डिराइव्ड मीन्स क्या होता है ना कि किसी से व्युत्पन्न होना, कोई वर्ड से। तो स्टोर बजट इज ए डिराइव्ड बजट बिकॉज, डिराइव्ड बजट है क्यों, मतलब कि कह रहा है कि स्टोर बजट जो है वो डिराइव्ड बजट है बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबव है। वो इसलिए कि स्टोर डिपार्टमेंट डज नॉट हैव इट्स ओन बजट, स्टोर डिपार्टमेंट बजट फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, ऑल रेवेन्यू एंड वर्कशॉप स्टॉक आइटम्स रिक्वायरमेंट आर कंपाइल्ड इन अ स्टोर बजट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो राइट आंसर है वो ऑल द एबव है, यानी स्टोर बजट को इसीलिए जो डिराइव्ड किया गया है डिराइव्ड बजट बोला गया है। डिराइव्ड बजट क्यों बोला गया है? क्योंकि ना तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास अपना कोई बजट है एंड स्टोर डिपार्टमेंट बजट फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, और पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए उसके पास बजट होता है। और यह कह सकते हैं कि ऑल रेवेन्यू एंड बॉक्स ऑफ स्टॉक आइटम्स रिक्वायरमेंट और ऑल कंपाइल्ड इन स्टोर्स बजट, यानी इन सारे ही केसेज में जो स्टोर बजट होता है वो इसलिए इसको डिराइव्ड बजट की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन स्टोर बजट इशूज टू रेवेन्यू इज लिंक्ड विथ। अब ए इशूज टू रेवेन्यू जो होता है वो किससे लिंक्ड होता है? तो पीयू यानी प्राइमरी यूनिट 27 ऑफ ऑल डिमांड्स, यानी जितने भी डिमांड्स डिमांड पढ़े थे ना, डिमांड की हम लोग डिस्कस किए थे कि डिमांड जो होते हैं टोटल वो होता है 16, यानी PU 27 ऑफ ऑल डिमांड्स, यानी जितने भी डिमांड्स है उसके PU जो प्राइमरी यूनिट है 27, तो इन स्टोर बजट इशू टू रेवेन्यू लिंक्ड होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब 20 नंबर 4 क्वेश्चन है कि इन WMS बजट, यानी WMS अभी हम लोग चर्चा किए थे वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, ये जो WMS है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, तो कहता है इन WMS बजट इशूज टू स्टोर्स, है ना, इशूज टू स्टोर्स। अभी क्या देखे थे कि इशूज टू रेवेन्यू, व्हाट हियर इज इशूज टू स्टोर मीन्स, यानी WMS बजट में इशूज टू स्टोर मीन्स क्या होता है? तो उसका मतलब होता है मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय वर्कशॉप टू बी स्टॉक्ड इन डिपो, है ना। WMS बजट में जो इशूज टू स्टोर्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय वर्कशॉप
and to be stocked in depot. ओके, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। और इस तरह से बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होगी। बस रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, श्योर है कि हमारा और आपका दोनों का ही तैयारी बिल्कुल ही बहुत अच्छे होंगे। चाहे आप अपेंडिक्स 3A के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर LDC 30% के लिए हो रहे हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर परचेज मेड थ्रू GEM, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए GEM, IPAS, IREPS, यहाँ पर से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन रहा है कि यदि आपको पूछ दिया एब्रीविएशन GEM का या IPAS का या IREPS का, तब यहाँ पर से वहाँ पर से भी हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग उठा सकते हैं कि फॉर परचेज मेड। तो पहले देखते हैं कि GEM बेसिकली क्या होता है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बेसिकली क्या होता है ना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसको प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, उसकी वसूली किया जाता है इस साइट पर, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। GEM का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और IPAS का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम लोग को सैलरी वगैरह मिलता है IPAS में। और IREPS क्या है, तो अभी कुछ देर पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि ये रेलवे का ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसका मतलब है कि इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर से 3 क्वेश्चन तो ऐसे तैयार हो गया। और एक जो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि फॉर परचेजेस मेड थ्रू GEM बिलिंग इज डन, यानी GEM के थ्रू जो परचेज किया जाता है तो उसका बिल डन कहाँ पर होता है, तो ऑन GEM पोर्टल एंड लिंक्ड टू IPAS, यानी बेसिकली जो GEM के थ्रू जो परचेज किया जाता है तो उसका बिलिंग जो भी होता है उसको GEM पोर्टल पर उसका बिलिंग किया जाता है और उसको IPAS से लिंक कर दिया जाता है। ओके, तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फोर्स मेजर क्लॉज इन सर्टेन एक्ट्स ऑफ गॉड सिचुएशन अलाउज पार्टीज टू। सॉरी, इस क्वेश्चन को जानकारी मुझे भी नहीं है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि टू डील विथ सस्पेंसेस इन स्टोर्स विच सॉफ्टवेयर वुड यू गो टू। अब देखिए, कहता है किस सॉफ्टवेयर पर आप जाना पसंद करेंगे, किस मामले में, तो टू डील विथ सस्पेंसेस इन स्टोर्स, यानी सस्पेंसेज इन स्टोर की बात हो तो आप किस सॉफ्टवेयर को यूज करना पसंद करेंगे या किस सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा, तो उसके लिए IPAS चाहिए, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एंड 28 जो है वो स्टोर टेंडरिंग इज डन ऑन, यानी स्टोर टेंडरिंग जो डन होता है वो किसके माध्यम से डन होता है, तो अभी बताया ना कि रेलवे का एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। तो स्टोर टेंडरिंग जो बेसिकली जो डन होता है वो IREPS पोर्टल पर ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 EMD। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया EMD, यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये सब एब्रीविएशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब पूछता है। अभी यहाँ पर देखिए EMD है, MSME है, RDSO है, ये सब NSIC है, DIC है, ये सब जो छोटे छोटे जो टर्म आया है जो बिल्कुल एग्जाम में एब्रीविएशन के रूप में पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं EMD क्या होता है, तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। MSME क्या होता है, MSME तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, MSME होता है। और NSIC क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। और DIC का मतलब क्या होता है, DIC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस,
RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो लखनऊ में है। DAIC क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। NSIC क्या होता है? तो NSIC है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओके, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से हम लोग 5 एब्रीविएशन यहाँ से देखें। हालांकि अभी हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और इतना में बहुत सारे एब्रीविएशन भी आ गए। तो यदि देखा जाए तो ये जो सेगमेंट है या जो टॉपिक कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बनते जा रहा है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि EMD एग्जेम्पशन इज गिवन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टेंडर्स, यानी किस कैटेगरीज के टेंडर्स को EMD एग्जेम्पशन दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कि MSME रजिस्टर्ड विथ DIC, यानी MSME जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किससे? तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से, पहला कंडीशन है। दूसरा है कि MSME रजिस्टर्ड विथ NSIC से, यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इससे भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तब EMD में एग्जेम्पशन दिया जाएगा किस कैटेगरी को? टेंडरर्स को। तो इस कैटेगरी को टेंडरर्स को जिसका कि MSME रजिस्टर्ड विथ DIC एंड MSME रजिस्टर्ड विथ NIC। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी स्टिपुलेट्स दैट कंप्लीट परचेज शैल बी मेड ओनली फ्रॉम लोकल फर्म्स। तो इसका जो क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है वो स्टिपुलेटेड दैट्स कंप्लीट परचेज, यानी एक निर्धारित और पूर्णतः जो परचेज है वो शैल बी मेड ओनली फ्रॉम लोकल फर्म्स, यानी सिर्फ लोकल फर्म्स के द्वारा ही परचेज किया जा सकता है। तो किस मैटर में? तो इफ टेंडर वैल्यू इज लेस देन 50 लाख, यानी टेंडर का वैल्यू यानी लेस देन 50 लाख हो, 50 लाख से कम हो, तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है स्टिपुलेटेड पॉलिसी जो है दैट कंप्लीट परचेज शैल बी मेड ओनली फ्रॉम लोकल फर्म्स। तो लोकल फर्म्स के द्वारा वो टेंडर को परचेज किया जा सकता है। किस टेंडर को? तो जिस टेंडर का जो वैल्यू है वो लेस देन 50 लाख है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, होप कि आज 30 क्वेश्चन का जो हम लोग स्टोर अकाउंट्स का डिस्कस किए, आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे एब्रीविएशन पर भी हम लोग डिस्कशन किए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हर वीडियो को आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को मतलब गुड बेटर बेस्ट बनाइए, और एक ऐसे ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। डियर फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।